पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकत बन के उभरा है। इसकी शुरुआत 2025 मई से होती है जब भारत ऑपरेशन सिंदूर नाम के ऑपरेशन से पाकिस्तान पे हमला करता है। पाकिस्तान ने कितने भी भारत के हवाई जहाज लाखों हवाई जहाज गिराए हों, हम जानते हैं कि सारी ताकत आसिम मुनीर के पास है और वो जो चाहते हैं वही होता है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप ड्राइवर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं सुशांत सिंह साहब, जो रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। और तो हम इसकी बात शुरू करते हैं कि ये जो पूरा मक्का, इसका नाम भी मक्का पे रखा गया, साझा रक्षा समझौता, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका निधीश, मुझे बुलाने के लिए हरकारा डीप डाइव पर। हाँ, आप पहले भी मुझे बुलाते रहे हैं और हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना। जो जितनी मेरी समझ है इस समझौते के बारे में, वो ये है कि इसके बारे में बातें तो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो रही हैं, पर इसके जो एक्चुअल डिटेल्स हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। जो एक बड़ा स्टेटमेंट है वो सिर्फ टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी प्रोसेस इस तरह से होगी, इसका आर्किटेक्चर ये होगा, हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के ऊपर एक और कमेटी होगी अगर कोई रेस करेगा। जिस बात की वजह से इसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो जैसा कि आपने कहा कि इसमें वो नेटो वाली क्लॉज डाल दी गई कि किसी भी एक मुल्क पे अगर हमला होता है तो वो माना जाएगा कि वो सारे मुल्कों पे हमला है और वो मुल्क उसकी सुरक्षा के लिए आएंगे, जो कि नेटो की गारंटी होती है। मैं यहाँ पर आपके दर्शकों को बता दूं कि जब जैसे जॉइंट एग्रीमेंट भी होते हैं, जैसे मान लीजिए यूएस और जापान के बीच में जॉइंट एग्रीमेंट है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, तो उसमें ये नहीं होता कि जापान के लिए ज़रूरी है यूएस के मदद में आना अगर यूएस किसी से लड़ाई में जाता है। लाज़मी है कि जापान आएगा, पर गारंटी नहीं है उसकी वजह से। पर अमेरिका को गारंटी है कि अगर जापान पे कोई हमला करेगा तो अमेरिका गारंटी दे रहा है कि वो जाएगा। तो जनरली पैक्ट इस तरह से होते हैं कि एक बड़ी ताकत है जो गारंटी करती है, छोटी ताकत ज़रूरी नहीं है कि वो गारंटी करती है। ये जापान के साथ है, ये कोरिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है और यूएस के साथ है। बट जो ये पैक्ट है, इसके अंदर जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस पे हंगामा खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चर्चा हो रही है, वो यही है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो वो तीनों मुल्कों पे हमला माना जाएगा और तीनों मुल्क उसका जवाब देंगे। अभी कहने में तो बात बहुत बड़ी है, क्योंकि लोगों ने कहा कि क्या कल को अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या सऊदी अरबिया और तुर्की पाकिस्तान की साइड से लड़ेंगे, या सऊदी अरबिया पे कल ईरान हमला करता है तो पाकिस्तान क्या ईरान पे हमला कर देगा? तो वो तो ऐसा होता हुआ नहीं लगता है। तो एक तो हमको समझना चाहिए कि इसके बारे में जिस तरह का प्रोपेगेंडा, जिस तरह का प्रपंच रच रही हैं तुर्की या इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, उससे थोड़ा नीचे है, उससे थोड़ा कम है। पर वो उससे कम होने के बावजूद भी भारत जैसे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसमें जो एक बात ये भी है कि तीनों देश अलग अलग ताकत लेकर आते हैं और उनमें कई सारे अंतर्विरोध, जैसे कि आपने कहा कि अगर ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में कोई संघर्ष होगा तो क्या पाकिस्तान ईरान पे हमला कर देगा। तुर्की जो है इसमें नाटो का सदस्य भी है और एक तो उनके अलग समझौते की शर्तों में वो बंधे हुए हैं। और अब ये पूरा का पूरा एक नया, तो इसमें जो मैं समझ में आया आपको पढ़ के कि उसमें आपने जो लिखा है कि पाकिस्तान अंदर से लगातार कमज़ोर हुआ जा रहा है और ये ऊपर की जो एक तरह की जो उनकी डिप्लोमेटिक जीत है, जैसे कि वो ट्रंप के साथ भी वो जिता के जिसको बता रहे थे, जिस तरह से कि वो उन्होंने समझौता करवाया ईरान के साथ, जो कि अभी तक हुआ नहीं है ठीक से। तो ये इसको जो इनकी जो कूटनीतिक जीत के हिसाब से देखा जाए, या इसमें देखा जाए कि पाकिस्तान इसमें से कुछ मजबूत होकर इसको निकले? थोड़ा सा पीछे चलते हैं निधीश, इसको आप इस तरह से देखिए कि जैसा आपने कहा, तीनों मुल्कों की अपनी अपनी बहुत ताकत है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो काफ़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है जो कि किसी भी और इस्लामिक मुल्क के पास नहीं है। सऊदी अरबिया के पास पैसा है, अथाह पैसा है। सऊदी अरबिया की जो लोकेशन है वो बहुत जियो स्ट्रैटेजिक है। सऊदी अरबिया के पास इसी तरह तेल का भंडार है और तेल की बहुत बड़ी ताकत है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है। टर्की के बारे में जैसा आपने कहा, नेटो का मेंबर है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की के पास बहुत सारी डिफेंस इंडस्ट्री है। उसकी डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी मॉडर्न है। आपको याद होगा जब F-16 अपग्रेड होने थे तो पाकिस्तान ने टर्की भेजे थे, या और भी कई चीज़ें हैं जो कि टर्की के अंदर बनती हैं। और हमें साथ-साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के सिर्फ यही दोस्त नहीं है। पाकिस्तान का तो अभिन्न मित्र तो चीन है। चीन से 80 से 82% उनका सैन्य साजो सामान वहाँ से आ रहा है। उसके अलावा उनकी अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती है, अमेरिका से भी कोई समस्या नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए तो ये मजबूरी में किया हुआ समझौता नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। पाकिस्तान शायद चीन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी स्ट्रैटेजिक पावर के लिए और मिलिट्री पावर के लिए।
तो पहली तो बात सही है कि तीनों का तारतम्य है, तीनों अलग-अलग स्ट्रेंथ अपनी लेके आते हैं। पर जो तीनों नहीं लेके आते हैं, जो आपने कहा, वो क्या कॉमन एडवर्सरी क्या है? तो क्या कॉमन एडवर्सरी ईरान है, क्या कॉमन एडवर्सरी इज़राइल है, या सिर्फ़ एक डेटरेंस का तरीका है कि भई ईरान को मैसेज दिया जा रहा है कि आप ज़्यादा ज़ोर से हमला मत कीजिए, या सिर्फ़ एक तैयारी है कि जो पोस्ट अमेरिकन ऑर्डर है, जो मल्टीपोलैरिटी हो रही है, उसमें हम किस तरह से अपने आप को प्लेस करें और किस तरह से चेस बोर्ड बने जिससे कि हम लोग कमज़ोर होके ना उभरें। जो कि सबका मानना है कि बेसिकली एक डेटरेंस की तैयारी है कि डेटरेंस थोड़ा-सा किया जाए कि ईरान या इज़राइल कोई भी बहुत ज़्यादा हमला ना करे, और दूसरा ये है कि हम तैयार हो जाएँ कि जब अमेरिका यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो गया है और सिक्योरिटी गारंटी नहीं दे पा रहा है, तो कैसे इस इलाके में हम लोग बेटर प्लेस्ड रहें, अच्छे तरीके से प्लेस्ड रहें। पर जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होके उभरा है, और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, इसकी शुरुआत 2025 मई से होती है, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर नाम के ऑपरेशन से पाकिस्तान पे हमला करता है। उस ऑपरेशन का जो भी नतीजा रहा हो, मिलिट्री तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल जहाँ पर भी लगी हों, पाकिस्तान ने कितने भी भारत के हवाई जहाज़, लड़ाकू हवाई जहाज़ गिराए हों, पर उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे, विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकत बन के उभरा है। चाहे वो उनकी ट्रंप के साथ मित्रता हो आसिम मुनीर की, चाहे जैसा कि आपने कहा आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हो। तो ऐसा कुछ हुआ मई 2025 में, जो कि भारत ने किया, मोदी जी ने किया, जिसके बाद पाकिस्तान का वज़न पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। साथ-साथ ये बिल्कुल सही है कि जब उनका वज़न बढ़ रहा है, समस्या उनके यहाँ अंदरूनी बहुत ज़्यादा है। ये 5 उनकी प्रोविंसेस हैं, 5 उनके राज्य हैं, उनमें से 3 के अंदर तो भयंकर समस्या है। बलूचिस्तान तो सालों से चल रहा है, आपको पता ही है, वहाँ से लोगों को किडनैप किया जा रहा है, वहाँ सरकार के नाम पे कुछ भी नहीं है, और आप सर फ़ौज के अलावा वहाँ कोई जा नहीं पा रहा है, हर तरह के बैन्स हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा ही है कि वही जो सरकार है वहाँ पर वो इमरान खान की है, और इमरान खान और आर्मी की बिल्कुल बनती नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कंटेंट है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की इस वक्त अफगानिस्तान से वक्त लड़ाई होती रहती है, तो उसका भी असर वहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर तालिबान बहुत मजबूत बन के पाकिस्तानी जो तालिबान है, टीटीपी, तहरीक तालिबान, वो बहुत मजबूत होकर वहाँ पर उभरा है। उसी तरह से अभी आपने देखा, जिसको कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, जिसको कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उस जगह पर भी अभी बहुत ज़्यादा सिविल प्रोटेस्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट है। तो 3 जगहों पर तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये हो रहा है। इकॉनमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आपको याद है कि जब यूएई ने उन पे प्रेशर डालना था, तो अपने $5 बिलियन वापस ले लिया, और फिर सऊदी अरब को उन्हें कुछ पैसे देने पड़े उन्हें बचाने के लिए। और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इस वक्त इंस्टेबिलिटी है। जो शहबाज शरीफ की सरकार है, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसका कोई इकबाल नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है इस तरह से कि ये सरकार है। लोग सब जानते हैं कि सारी ताकत आसिम मुनीर के पास है, और वो जो चाहते हैं वही होता है। ये तो एक तरह से स्पोक्स पर्सन है, एक तरह से सिर्फ बोलते हैं जो सरकार उनको बोलना चाहती है। आपने क्या ऐसी सरकार देखी है जिसका कि गृह मंत्री ये कहता है कि साहब इस मुल्क का सिस्टम फेल हो चुका है, और इसलिए इसमें बहुत सारे और प्रोविंसेस बना देने चाहिए। और वो अपने प्रधानमंत्री से या मंत्रिमंडल में डिस्कस करके ये नहीं कहता है। सबको पता है कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आर्मी के चहेते हैं। वो एक जर्नलिस्ट होते थे, फिर पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है। ये वही महाशय हैं जिन्होंने ट्रॉफी देने से मना कर दिया था एशिया कप के बाद। तो वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को बहुत सारे प्रोविंसेस में तोड़ देना चाहिए, जिससे कि क्योंकि पाकिस्तान का ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उस पर डीजीआईएसपीआर, जो कि आर्मी के हेड स्पोक्स पर्सन है, वो कहते हैं कि हाँ, ये इस प्रपोजल में दम लगता है, हमको कुछ करना चाहिए। और उसके बाद इस तरह के कई और प्रपोजल आए हैं कि 20 प्रोविंस पर। जहाँ तक आपने कहा पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत होकर उभरा है, और जैसा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है, इसकी शुरुआत 2025 मई से होती है, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर नाम के ऑपरेशन से पाकिस्तान पे हमला करता है। उस ऑपरेशन का जो भी नतीजा रहा हो, मिलिट्री तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल जहाँ पर भी लगी हों, पाकिस्तान ने कितने भी भारत के हवाई जहाज़, लड़ाकू हवाई जहाज़ गिराए हों, और उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान एकदम ग्लोबल स्टेज पे, विश्व परिदृश्य पे एकदम एक ताकत बन के उभरा है। चाहे वो उनकी ट्रंप के साथ मित्रता हो आसिम मुनीर की, चाहे जैसा कि आपने कहा आसिम मुनीर मीडिएट कर रहे हों ईरान और यूएस के बीच में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। चाहे उनको चीन बुलावा दे रहा हो, चाहे उनको सऊदी अरेबिया बुलावा दे रहा हो, कतार के साथ काम कर रहे हो। तो ऐसा कुछ हुआ मई 2025 में, जो कि भारत ने किया, मोदी जी ने किया, जिसके बाद पाकिस्तान का वज़न पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। साथ-साथ ये बिल्कुल सही है कि जब उनका वज़न बढ़ रहा है, समस्या उनके यहाँ अंदरूनी बहुत ज़्यादा है। ये 5 उनकी प्रोविंसेस हैं, 5 उनके राज्य हैं, उनमें से 3 के अंदर तो भयंकर समस्या है। बलूचिस्तान तो सालों से चल रहा है, आपको पता ही है, वहाँ से लोगों को किडनैप किया जा रहा है, वहाँ सरकार के नाम पे कुछ भी नहीं है, और आप सर फ़ौज के अलावा वहाँ कोई जा नहीं पा रहा है, हर तरह के बैन्स हैं, हर तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा ही है कि वही जो सरकार है वहाँ पर वो इमरान खान की है और इमरान खान और आर्मी की बिल्कुल बनती नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कंटेंट है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की इस वक़्त अफ़गानिस्तान से वक़्त-वक़्त लड़ाई होती रहती है, उसका भी असर वहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर तालिबान बहुत मजबूत बन के पाकिस्तानी जो तालिबान है टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान, वो बहुत मजबूत होके वहाँ पर उभरा है। उसी तरह से अभी आपने देखा जिसको कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है, जिसको कि हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। उस जगह पर भी अभी बहुत ज़्यादा सिविल प्रोटेस्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट है। तो 3 जगहों पर तो आप ये देख ही रहे हैं कि ये हो रहा है। इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आपको याद है कि जब यूएई ने उन पे प्रेशर डालना था, तो अपने $5 बिलियन वापस ले लिया और फिर सऊदी अरब को उन्हें कुछ पैसे देने पड़े उन्हें बचाने के लिए। और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इस वक़्त इंस्टेबिलिटी है। जो शहबाज़ शरीफ की सरकार है, उसकी कोई ताकत नहीं है, उसका कोई इक़बाल नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है इस तरह से कि ये सरकार है। लोग सम जानते हैं कि सारी ताकत आसिम मुनीर के पास है और वो जो चाहते हैं वही होता है। ये तो एक तरह से स्पोक्स पर्सन है, एक तरह से सिर्फ़ बोलते हैं जो सरकार उनको बोलना चाहती है। आपने क्या ऐसी सरकार देखी है जिसका कि गृह मंत्री ये कहता है कि साहब इस मुल्क का सिस्टम फ़ेल हो चुका है और इसलिए इसमें बहुत सारे और प्रोविंसेस बना देने चाहिए। और वो अपने प्रधानमंत्री से या मंत्रिमंडल में डिस्कस करके ये नहीं कहता है। सबको पता है कि वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो आर्मी के चहेते हैं। वो एक जर्नलिस्ट होते थे, फिर पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बने, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं। ये वही महाशय हैं जिन्होंने ट्रॉफी देने से मना कर दिया था एशिया कप के बाद। तो वो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान को बहुत सारे प्रोविंसेस में तोड़ देना चाहिए, जिससे कि पाकिस्तान का ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उस पर डीजीआईएसपीआर जो कि आर्मी के हेड स्पोक्सपर्सन है, वो कहते हैं कि हाँ, ये इस प्रपोज़ल में दम लगता है, हमको कुछ करना चाहिए। और उसके बाद इस तरह के कई और प्रपोज़ल आए हैं कि 20 प्रोविंसेस बना देनी चाहिए, 25 प्रोविंसेस बना देनी चाहिए। जो लोग नज़दीक से पाकिस्तान को देखते हैं, खुर्रम हुसैन हैं, डॉन में कॉलमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। खुर्रम कहते हैं कि ये इसका एक ही कारण है, इसका कारण ये है कि आर्मी को पता है कि जो 3 बड़ी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, पीएमएलएन, नवाज़ शरीफ, शहबाज़ शरीफ वाली, पीपीपी, बेनज़ीर भुट्टो, ज़रदारी भुट्टो के बच्चों की पार्टी और पीटीआई, इमरान खान की पार्टी। इन तीनों के गढ़ फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एक-एक प्रोविंस के अंदर है। सालों से सिंध के अंदर पीपीपी का कब्ज़ा है, पीपीपी सत्ता से बाहर नहीं गई है, तो वहाँ से उनको पैसा मिलता है, पॉलिटिकल पावर मिलती है, सब कुछ मिलता है। सिमिलरली पीएमएलएन पंजाब के अंदर पूरी तरह से डोमिनेंट है, वहाँ से उनका और पंजाब बहुत बड़ी प्रोविंस है, तो सारी ताकत उनकी वहाँ से आती है और पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा से आती है। आर्मी चाहती है इसको तोड़ना, कि इनके जो बेसेस हैं, जहाँ से इनको पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर आ रहा है, हम उसको तोड़ दें। उसके लिए ये क्रिएट करने की कोशिश है, आइडिया देने की कोशिश है कि बहुत सारे प्रोविंसेस को हम बना दें, तो इनकी ताकत टूट जाएगी। कराची में पीपीपी का उतना कंट्रोल नहीं है, कराची अलग हो जाएगा। इस तरह से साउथ पंजाब अलग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हम इनकी ताकत को डिस्ट्रॉय कर देंगे। दूसरा क्या हुआ था जब पाकिस्तान में बीच में जब डेमोक्रेसी का थोड़ा दौर आया था मुशर्रफ के बाद, तब वहाँ पर एक अमेंडमेंट आया था जिसके तहत पाकिस्तान में प्रोविंसेस को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पावर दे दी गई। आर्मी ने उसके बाद कई बार कोशिश की है पिछले 5-1 साल में कि उन पावर्स को वापस लेने की और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आए। तो उसमें कुछ क्लेवर टेक्निक्स यूज़ की हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। उन्होंने पैसे तो वापस कर दिए फेडरल गवर्नमेंट को, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आने दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी भी कहता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होगा प्रोविंसेस के अंदर। तो अनलाइक भारत के अंदर जो जीएसटी के बाद हुआ और जो मोदी जी के राज में हुआ और जो इस फाइनेंस कमीशन के साथ हुआ कि स्टेट्स के पास फाइनेंशियल पावर आपने बिल्कुल कम कर दी और सारी पावर सेंट्रलाइज़ कर दी। पाकिस्तान में इसका उल्टा हुआ और वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ कमज़ोर होने के बावजूद भी सेना को उस तरह से रोक पा रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का माहौल है जहाँ पर कि विदेश में उसकी वाह-वाही हो रही है। ट्रम्प साहब आसिम मुनीर को खाने पे बुलाते हैं, घंटों कॉल पे टेलीफ़ोन करते हैं, बात करते हैं। सऊदी अरेबिया में वाही-वाही हो रही है, वाह-वाही हो रही है, ईरान से उनकी बात हो रही है, ईरान उनके यहाँ आ रहा है। सब कुछ अच्छा है बाहर तो, पर अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और ऐसा जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये जो विरोधाभास है,